वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज जो आप पेपर स्क्रीन पे देख रहे हैं पूरा ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ है। तो ये पेपर हुआ था 20 नवंबर 2022 को, 20 नवंबर 2022 को पेपर हुआ था। 2 दिन पहले ही, परसों पेपर हुआ था। तो पेपर हार्ड कॉपी मिली थी। जो भी लोग पेपर दे के आए थे, आप इस पेपर को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है इस क्लास को। पेपर इस तरीके से आया है कि जैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को पेपर सॉल्व करने के लिए बैठना, बहुत ही इजी पेपर आया हुआ था। जो भी लोग पेपर दे के आए उनको भरोसा तो होगा ही कि आपकी कट ऑफ है जो हाईएस्ट जाएगी, अच्छी जाएगी। और मोस्टली अब अपकमिंग टाइम में जो भी लोग CHO का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि CHO में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि किस स्टेट का CHO का पेपर है, डिपेंड आपका ये करेगा कि ये क्वेश्चंस आपके CHO में इसी तरीके से आते हैं। जो सिलेबस होता है अलग अलग स्टेट का, उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर हो जाते हैं। क्लास में एंड तक ज़रूर बने रहें। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ऐड किया हुआ है ऑफिशियल पेपर का, जिससे आपको डाउट ना हो कि पेपर आपके लिए ये था या नहीं। पूरा यही पेपर है, लेकिन आपको पूरा पेपर है जो टाइप फॉर्मेट में मिलेगा आगे से, जिससे आपको समझना और विजिबिलिटी है जो प्रॉपर रहे। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट इसी के लिए सॉल्व करके, जो एज एन हार्ड कॉपी इसीलिए सॉल्व करके नहीं दिखाई क्योंकि कुछ पार्ट्स हैं जो इसके ब्लर्ड थे, इसलिए पूरे पेपर को टाइप किया गया है। तो यहाँ पर चलिए इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था, विच टेस्ट इज़ यूज्ड टू डायग्नोज द डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट है जो यूज़ किया जाता है डायग्नोज करने के लिए। ऑप्शन में सिक टेस्ट, कोम्स टेस्ट, माउंटेक्स टेस्ट या फिर नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो बिफोर दैट जो भी लोग अब व्यापम का पेपर देने वाले हैं, 25 नवंबर को आई थिंक आपका एग्ज़ाम है। तो नवंबर को पेपर है। जो भी लोग व्यापम की PDF लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप मेरे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट करके PDF ले सकते हैं। और जितने भी पेपर हैं मेरे पास, अभी रिसेंट में 7 पेपर हैं MP व्यापम के, वो सभी पेपर आपको आज ही रात में एक ही क्लास में पूरे पेपर में भी लेट नाइट तक 4 या 5 घंटे के जो पूरे पेपर रहेंगे सॉल्व करना, वो आपको एक ही क्लास में अपडेट कर दिए जाएंगे। तो आप लोग उनको एक बार ज़रूर देख लेना। जो लोग PDF नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आपके पुराने पेपर से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जिन्होंने उत्तराखंड CHO का पेपर, जिन्होंने पेपर दिया था, और जो भी लोग इसके पुराने पेपर को एक बार देख के गए थे, उनके लिए यहाँ पर एक आइडिया रहा होगा कि आपका पेपर कैसा आएगा। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम पेपर हुआ था आई थिंक उत्तराखंड में 2021 में, उसी के जैसा इस बार का पेपर भी वैसे ही हुआ है। तो डिप्थीरिया को डायग्नोज करने के लिए जो टेस्ट यूज़ किया जाता है वो कहलाता है क्या, सिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, सिक टेस्ट। नेक्स्ट था यहाँ पर क्वेश्चन, इम्यूनाइजेशन इज अ। तो इम्यूनाइजेशन क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर डिसेबिलिटी प्रिवेंशन। तो ये सबको पता है। इम्यूनाइजेशन और हेल्थ एजुकेशन ये दोनों किस में आते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन में। किस में, प्राइमरी प्रिवेंशन में। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है डिसीज़ को डायग्नोज करना, ट्रीट करना। टर्सरी में आएगा डिसीज़ डायग्नोज हो गई, ट्रीट हो गई, अब उसके बाद है जो कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना हमें, वो किस में आएगा, टर्सरी प्रिवेंशन में। रिहेबिलिटेशन करवाना, ये सब किस में आएंगे, टर्सरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट वन था यहाँ पर, व्हाट कॉज द डेंगू इन्फेक्शन। तो डेंगू को कौन कॉज करेगा, अर्थोवायरस, RNA वायरस, एडीज एगिप्टी वायरस या फिर पैरामिक्सो वायरस। तो जो डेंगू का पॉजिटिव एजेंट है यहाँ पर, इन्फेक्शन जो डेंगू का कॉज करेगा वो कौन सा होगा, वो था यहाँ पर आपका एडीज एगिप्टी वायरस। जो भी लोग कर्नाटका का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आई थिंक 5 दिसंबर को आपका पेपर है, मुझे उतना पर्टिकुलर डेट याद नहीं, बट आपका 5 दिसंबर को पेपर है। तो ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। तो प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर, इस क्वेश्चन पेपर को देखें, क्योंकि यहाँ पर जो लोग कर्नाटका का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी जो पेपर आएगा वो इंग्लिश फॉर्मेट तो होगा ही, हो सकता है आपको साथ में कन्नड़ा लैंग्वेज भी ऐड की जाए, क्योंकि जो लोकल लैंग्वेज है कर्नाटका की, तो उनके लिए कर्नाटका और इंग्लिश और कन्नड़ा दोनों लैंग्वेज में पेपर आ सकता है, बट मोस्टली इंग्लिश तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ही रहेगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विटामिन C इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन C का दूसरा नाम क्या है, केमिकल नाम पूछा है। ऑप्शन में टोकोफेरॉल, पेंटोथोनिक एसिड, वेनिलिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पर क्या होगा, किसका, विटामिन C का केमिकल नाम। तो विटामिन C का केमिकल नाम होगा यहाँ पर क्या, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड।
यहाँ पर जो टोकोफेरॉल दिया हुआ है, टोकोफेरॉल, कोलेकोल्सिफेरॉल, ये विटामिन डी के लिए कहे जाएंगे, और विटामिन ई के लिए कहा जाएगा टोकोफेरॉल, और कोलेकैल्सिफेरॉल कहलाएगा विटामिन डी। तो यहाँ पर यदि फर्स्ट ऑप्शन है तो ये क्या है, हो गया विटामिन ई। फिर यहाँ पर पेंटोथोनिक एसिड है, पेंटोथोनिक एसिड विटामिन B5 है। फिर यहाँ पर जो लास्ट में एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, विटामिन सी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय, तो टीबी का कॉजेटिव एजेंट क्या है? ऑप्शन में आया था साल्मोनेला, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस या फिर माइकोबैक्टीरियम। सबको पता है टीबी का पॉजिटिव एजेंट क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन, द फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर। तो यहाँ पर जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS है वो कितने घंटे के बाद हमें यूज़ नहीं करना है, 6 आवर, 12 आवर, 18 आवर या फिर 24 आवर। तो हमेशा ORS का यदि ड्यूरेशन पूछते हैं कि यदि आपने अभी बनाया, मान लीजिए आपने 5:11 पे बनाया, तो इसको कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, ओनली 24 आवर तक। आफ्टर दैट यदि 24 आवर के बाद आपके पास बचता भी है तो उसको आपके लिए क्या करना है, थ्रो कर देना है, फेंक देना है, यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर भी सेम है, जो आपने ORS बनाया है, फ्रेश बनाया है, उसको कितने घंटे तक यूज़ करना है, तो आपको कितना करना है, 24 आवर तक, उसके बाद आपको यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कौन सी डिसीज है जिसका कॉज क्या है, बैक्टीरिया। तो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस वायरस से होगी, मीजल्स होगी वायरस से, पोलियो वायरस से होगा, टाइफॉइड होगा साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से। सो इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टाइफॉइड। टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट क्या है, साल्मोनेला टाइफी, जो कि एक बैक्टीरिया है। बाकी सभी यहाँ पर हेपेटाइटिस है, मीजल्स, पोलियो क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिसीज। तो इनमें से कौन सी है जो वाटर बॉर्न डिसीज है, कोलेरा, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस या फिर इन्फ्लुएंजा। तो कौन सी डिसीज है वाटर बॉर्न डिसीज। तो यहाँ पर वाटर बॉर्न डिसीज कौन सी है, तो वह कोलेरा। कौन सी है, कोलेरा, जो कि जिसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोलेरा के कहाँ पर होते हैं, विब्रियो कोलेरा। जनरली जो कंटामिनेटेड वाटर है वहीं से क्या होंगे, दूसरों में फैलेंगे। तो यहाँ पर हो गई कोलेरा हो गया, बॉटुलिज्म हो गया, डायरिया हो गया, टाइफॉइड हो गया, ये सब क्या है, वाटर बॉर्न डिसीज हैं। बाकी यहाँ पर मलेरिया, टीबी, इन्फ्लुएंजा वाटर बॉर्न में नहीं आएगी। मलेरिया प्रोटोजोअल में आएगी, टीबी बैक्टीरियल में आएगी, इन्फ्लुएंजा एयरबॉर्न इन्फेक्शन में आपका आ जाएगा। नेक्स्ट वन, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड आर ऑल इंक्लूडेड एक्सेप्ट। एक क्वेश्चन हर एक CHO पेपर की खासियत है। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में आती हैं 3 चीज़ें, ट्रायड दैट मीन्स 3, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर ऑप्शन में था एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट एंड इन्वेस्टिगेटर। तो यहाँ पर जो नहीं आएगा वो होगा इन्वेस्टिगेटर। राजस्थान CHO वाले जो भी लोग पेपर दे रहे हैं, इस पेपर को जरूर देखना, क्योंकि आपका पेपर भी इसी तरीके का आया था 2020 में। आपको एक ही डिफरेंस था कि आपका पूरा पेपर हिंदी लैंग्वेज में टाइप था, बाकी क्वेश्चन आपके इसी तरीके के आए थे जैसे उत्तराखंड CHO में आए हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डॉग बाइट। तो डॉग बाइट के लिए इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है, कवर विथ ड्रेसिंग, अप्लाई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, सूचर द बिग वुंड या फिर वॉश विथ सोप एंड वाटर फॉर 15 मिनट्स। क्या करेंगे यदि किसी को कुत्ते ने काट दिया, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जहाँ पर भी बाइट किया है ना तो आपको उसको ड्रेसिंग करना है, ना ही आपको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाना, ना ही सूचरिंग करनी है। फिर ये आपका अलग चीज़ है जो सूचरिंग वगैरह आता है, ये डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा है जो इंसिजन हुआ है या फिर कट लगा है बाइट करने से। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जहाँ पर भी काटा है उस एरिया को आपके लिए क्या करना है, साबुन से धुलते रहना है। क्या करना है, साबुन से धुलना है, और जो रनिंग वाटर है उसमें आपको क्लीन करना है। वॉश विथ सोप एंड वाटर फॉर 15 मिनट्स। नेक्स्ट वन है यहाँ पर रूबेला इज ऑल्सो नोन एज। तो रूबेला का दूसरा नाम क्या है, वूफिंग कफ, मीजल्स, जर्मन मीजल्स। तो रूबेला का दूसरा नाम है क्या, जर्मन मीजल्स। क्या कहेंगे हम इसको, जर्मन मीजल्स। रूबेला का दूसरा नाम क्या है, जर्मन मीजल्स। यहाँ पर अब जितनी भी कंटेजियस और डिसीज़ दी हुई हैं वो आपको हर एक एग्ज़ाम में आ सकती हैं। टिटनस हो जाए तो वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होगी,
मीजल्स, जर्मन मीजल्स, वूफिंग कफ जिसको हम पर्ट्यूसिस और 100 दिन की खांसी कहते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से जो रूबेला है इसका दूसरा नाम यदि एग्जाम में आता है तो क्या है, जर्मन मीजल्स और 3 days मीजल्स। नेक्स्ट वन, DPT वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच मेथड? डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टिटनस कौन से रूट से एडमिनिस्टर की जाती है? ओरल से, इंट्रामस्कुलर, इंटरडर्मल या फिर सबक्यूटेनियस? तो DPT वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है कहाँ पर? इंट्रामस्कुलर। कहाँ पर की जाती है? इंट्रामस्कुलर। नाउअडेज 5 इंक्लूडेड वैक्सीन है जो एडमिनिस्टर की जाती हैं, उनके नाम आपको याद रखना है पेंटावेलेंट वैक्सीन में, जो कि इंट्रामस्कुलर रूट से एडमिनिस्टर की जाती हैं। नेक्स्ट वन, A newborn failure to pass meconium within the first 24 hours after birth may indicate which of the following? तो यदि कोई न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, उसने क्या किया है, 24 आवर हो गए हैं, तब भी 24 आवर होने के बाद भी यदि उसने मेकोनियम बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल पास नहीं किया है तो कौन सी कंडीशन है जो इंडिकेट की जाएगी और कंसीडर की जाएगी? ऑप्शन में है एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, सीलियक डिसीज, इंटरसिसेप्शन या फिर स्प्रिंग्स डिसीज। तो यदि न्यूबॉर्न बेबी 24 घंटे हो गए तब भी मेकोनियम फर्स्ट पासिंग स्टूल पास नहीं कर पाया तो उसको कहेंगे मेरिस्प्रिंग्स डिसीज और मेगा कॉलोन। जो गैंग्लियोनिक सेल्स होंगी रेक्टम में वो क्या रहती हैं, एब्सेंट रहेंगी, जिसके कारण बेबी का जो फर्स्ट पासिंग स्टूल है मेकोनियम वो पास नहीं हो पाएगा। और ड्यूरेशन जनरली कंसीडर 48 आवर तक किया जाता है, लेकिन यदि इस तरीके से क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में तो आप रिस्प्रिंग्स डिसीज या फिर मेगा कॉलोन डिसीज को मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फर्स्ट वैक्सीन गिवन टू अ न्यूबॉर्न बेबी? तो न्यूबॉर्न बेबी को इनमें से कौन सी वैक्सीन दी जाती है? पहली वैक्सीन BCG, DPT, MMR या फिर DTP? तो फर्स्ट वैक्सीन जो दी जाती है न्यूबॉर्न बेबी को वो होती है BCG वैक्सीन। कौन सी? BCG वैक्सीन, बेसिलाई कालमेटिक यूरिन ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए। MMR दी जाती है 9 मंथ में। 6, 10 and जो 14 वीक्स का ड्यूरेशन होता है बच्चे का, उसमें पेंटावेलेंट वैक्सीन में DPT और हेपेटाइटिस B वैक्सीन है जो कवर कर दी जाती है। लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ पूछें BCG, OPV, हेपेटाइटिस B वैक्सीन है जो दी जाती हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट डज एन अपगार स्कोर ऑफ 9 मीन्स? यहाँ पर कहा है कि जो अपगार स्कोर है 9 आता है स्कोर, दैट मीन्स क्या है, मैक्सिमम स्कोर कितना होता है 10। यदि 9 आ गया दैट मीन्स बच्चा क्या है, अच्छी हेल्दी सिचुएशन, अच्छी कंडीशन में है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो कहलाएगा नो डिप्रेशन। क्या होगा? नो डिप्रेशन। नेक्स्ट वन, व्हेन द एंटीरियर फॉन्टेनेल डज नॉर्मली क्लोज? तो 2 तरीके के फॉन्टेनेल आपसे पूछते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर पहले क्लोज हो जाते हैं जनरली 3 मंथ के बाद ही, लेकिन एंटीरियर फॉन्टेनेल की बात करें तो 1.5 साल तक क्लोज होते हैं, 12 to 18 मंथ की एज तक। कब तक? 12 से 18 महीने। अकॉर्डिंग टू फ्रूट ओरल स्टेज इन बिटवीन? तो यहाँ पर सिगमंड फ्रूट के अकॉर्डिंग जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग है जो ओरल स्टेज है वो कब की होगी? बर्थ टू 1 ईयर, 1 से 3 साल, 3 से 6 साल या फिर 7 to 11 ईयर। तो यहाँ पर जो स्टेज होती हैं वो होती हैं ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट एंड जेनाइटल। तो ओरल स्टेज होती है, ओरल स्टेज जिसको हम कहते हैं वो होती है इन्फेंसी पीरियड में। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाते हैं तो इन्फेंसी पीरियड कौन सा होता है? बर्थ टू 1 ईयर तक का पीरियड। कौन सा? बर्थ से 1 ईयर तक का पीरियड कहलाता है ओरल स्टेज में। इसमें आएगा ओरल स्टेज में, और एक आपका इन्फेंसी पीरियड। यदि 1 to 3 ईयर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में, तो एक इसके लिए एक कहलाती है एनल स्टेज, और ये होती है प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए। फिर आती है जो टोडलर्स हैं उनके लिए, जो एनल स्टेज होती है टोडलर के लिए जिनकी एज 1 से 3 साल है। फिर 3 to 6 ईयर जो कि प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, इसमें आएगी फैलिक स्टेज। यदि 7 से 11 है तो ये कहलाती है लेटेंसी स्टेज, और एक कब होती है जब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनमें देखने को मिलेगी। फिर आफ्टर दैट आता है प्यूबर्टी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर चोकिंग? यदि किसी को चोकिंग की सिचुएशन हो गई है तो आप क्या करेंगे? कॉल फॉर द एम्बुलेंस, ट्राई टू रिमूव द ऑब्जेक्ट विथ योर फिंगर, गिव फ्लूइड्स टू ड्रिंक, गिव शार्प बैक ब्लो बिटवीन शोल्डर ब्लेड। ऐसे केस में आप क्या करेंगे? तो यदि किसी को चोकिंग की कंडीशन हुई है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, जो ऑप्शन में बताया वो है हेमलिच मैन्यूवर। तो आपको क्या करना है? गिव शार्प बैक ब्लो बिटवीन द शोल्डर ब्लेड। जो आपकी शोल्डर ब्लेड जो बोन है स्कैपुला, उसके बीच में आपको क्या करना है? 5 बैक ब्लो देना है। एब्डोमिनल के यहाँ से आपको दोनों हाथ से टाइटली पकड़ना है और 5 बैक ब्लो देना है, जिससे
जो चोकिंग, जो भी अपर एयरवे में कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वो क्या हो जाए। और आपका व्हाट इज़ द रूट ऑफ BCG वैक्सीन। तो BCG वैक्सीन किस रूट से दी जाती है, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रावीनस। ओनली एक ऐसी वैक्सीन है जो कि इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है, वो है BCG वैक्सीन। ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। एट द टाइम ऑफ बर्थ इसका डोज अलग होता है, आफ्टर 1 मंथ की एज के बाद इसका डोज अलग होता है। ये चीज़ एग्जाम में आती है, तो आपको ये क्या करना है, याद करके जाना है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना डोज दिया जाता है, या फिर आफ्टर 1 मंथ के बाद बेबी को कितना डोज दिया जाता है। लेकिन 1 साल की एज के बाद BCG वैक्सीन नहीं दी जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड इज कॉल्ड। यदि बच्चे में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगे तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ग्वाइटर, कुशिंग सिंड्रोम, एक्रोमेगाली या फिर जिजेंटिज्म। तो एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन का जिसके कारण ज़्यादा यदि प्रोडक्शन होता है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्रोमेगाली। क्या होगा, एक्रोमेगाली। नेक्स्ट है यहाँ पर डायरिया इज मोर कॉमन इन। तो डायरिया सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलेगा, जो बच्चे इनकरेक्ट इन्फेंट फीडिंग में हो, आर्टिफिशियल फीडिंग कर रहे हो, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में, या फिर अर्ली वेनिंग। अर्ली वेनिंग का मतलब है बिफोर 6 मंथ के पहले ही मम्मी लोगों को लगता है कि अच्छा खिलाना स्टार्ट कर दो, वो कहलाता है अर्ली वेनिंग। तो डायरिया सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है मोर कॉमनली जो बच्चे आर्टिफिशियल फीडिंग कर रहे हैं या फिर बॉटल फीडिंग वाले बेबी हों, उनमें कॉमनली डायरिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज़ द नॉर्मल लेंथ ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। तो न्यूबॉर्न बेबी की जो नॉर्मल लेंथ होती है वो कितनी होती है, ऑप्शन में है यहाँ पर 15 इंच, 20 इंच, 25 इंच या फिर 30 इंच। तो जो नॉर्मली न्यूबॉर्न बेबी की लेंथ होती है वो होती है 50 to 55 सेंटीमीटर। एज एन आपको यदि इंच में पूछते हैं तो वो होती है 21 इंच, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के आप जाएंगे, जैसे हमने 50 to 55 सेंटीमीटर कहा, वैसे ही यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा यहाँ पर 20 इंच। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द कॉमन कॉज ऑफ ओरल थ्रस्ट। ओरल थ्रस्ट का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, फंगस या फिर एक्टेसिया। तो ओरल थ्रस्ट होता है जनरली कैंडिडा एल्बिकेंस के कारण। वो कैंडिडा क्या है, एक फंगल क्या है, एक फंगल है। तो यहाँ पर जो ओरल थ्रस्ट का मेन कारण होगा वो क्या होता है फंगई और फंगस। नेक्स्ट वन, अ कलेक्शन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी इज नोन एज। यदि पस का कलेक्शन है जो प्लूरल कैविटी में हो जाए, प्लूरल कैविटी कौन सी है, जिसमें लंग्स सेफ रहते हैं, तो वो कैविटी यदि पस का कलेक्शन करने लगे तो ये क्या कहलाएगा, निमोनिया, लेरेंजाइटिस, एम्फाइसीमा या फिर एम्पाइमा। तो ये सिचुएशन कहलाएगी एम्पाइमा। क्या कहलाएगी, एम्पाइमा। एम्फाइसीमा COPD का ही एक हिस्सा है, लेकिन प्लूरल कैविटी में यदि पस इकट्ठी होने लगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाने लगेगा एम्पाइमा। नेक्स्ट वन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू। तो विटामिन डी की कमी के कारण क्या होगा, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। क्या होगा, रिकेट्स। स्कर भी होगा विटामिन सी की कमी से। वेरी V1। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास ली थी, उसी में पूरे क्वेश्चन पढ़ाए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज सीन इन। तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग किस में देखने को मिलेगी, पाइलोरिक स्टेनोसिस में, गैस्ट्राइटिस, मेगाकोलन या फिर इंटरसेप्शन। तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलेगी पाइलोरिक स्टेनोसिस में। फोर्सफुल वॉमिटिंग होगी जो, वो क्या कहलाएगी, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। और क्लासिकल साइन है किसका, पाइलोरिक स्टेनोसिस का। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस। तो फीटस और जो यूट्रस के बीच का जो कनेक्शन रिलेशनशिप है वो क्या कहलाएगा, एटीट्यूड, लाई, पोजीशन या फिर प्रेजेंटेशन। ये कहलाएगा फीटल लाई। क्या कहलाएगा, लाई। नेक्स्ट वन है यहाँ पर अ कंडीशन दैट कॉज द ओवर प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज टर्म्ड एज। तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, सलाइवा का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, पैटेलिज्म, पैगोफेगिया, पाइका या फिर क्रेविंग। तो यहाँ पर जो प्रेगनेंसी में यदि बहुत ज़्यादा लार बन रही है, ओवर प्रोडक्शन सलाइवा का हो रहा है, तो इसको कहते हैं पैटेलिज्म ग्रेविडेरम। क्या है, पैटेलिज्म ग्रेविडेरम। अभी तक इसका कोई एक प्रॉपर सोर्स तो उतना पता नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंस के, लेकिन
इसके लिए जो टर्म यूज़ करेंगे, यदि नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी ना कहें, डायरेक्ट पूछें तब भी पैटेलिज्म हम इसको कहेंगे। पाइका में जो नॉन ईटेबल सब्सटेंस होंगे वो खाएंगे, जैसे छुई चाक खाने लगते हैं, ये सब जो कि खाना के आइटम नहीं है। क्रेविंग का मतलब होगा आपको अंदर से लगेगा कि क्या क्या खा लें। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्लेम्सिया। तो एक्लेम्सिया जो कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, इसमें कौन सी मेडिसिन है जो दी जाती है एक्लेम्सिया में? ओरल मैग्नीशियम सल्फेट, इंट्रावीनस MgSO4, ओरल फेनिटोइन या फिर IV फेनिटोइन। तो यहाँ पर एक्लेम्सिया में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? वो है इंट्रावीनस मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब है प्रेगनेंसी में होने वाली वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग प्रेगनेंसी में होने वाली। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, HCG दैट मीन्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो यदि आपसे हार्मोन पूछें प्रेगनेंसी में कौन कौन से रिलीज होते हैं, तो रिलैक्सिन भी होता है यूज़, HCG भी होगा, प्लेसेंटल लैक्टोजन भी होगा। तो यहाँ पर जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविडेरम, हाइपर एमेसिस और या फिर वॉमिटिंग के लिए प्रेगनेंसी में, तो वो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। क्लियर है? नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लेबर वुड द नर्स असिस्ट क्राउनिंग। कौन सी स्टेज में क्राउनिंग देखने को मिलेगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो क्राउनिंग का मतलब है बेबी का जो हेड है वो डायलिटेशन के बाद हेड क्या हो गया, पूरा है जो बाहर की तरफ आ रहा है, वो कहलाती है क्राउनिंग। और ये देखने को मिलेगा किसमें? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। नेक्स्ट वन, फेल वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज फॉर द फर्स्ट फोर्टनाइट ड्यूरिंग परपीरियम। तो यहाँ पर पेल है, वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है परपीरियम में, तो ये क्या कहलाएगा? लोचिया, रूब्रा, सेरोसा, अल्वा या फिर ट्यूना। तो वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज का होना आफ्टर डिलीवरी के बाद परपीरियम पीरियड में कहलाएगा लोचिया, अल्वा। रूब्रा जो इनिशियल होता है वो होता है डार्क रेड कलर का होगा, वाइटिस होगा जो लास्ट में होता है वो कहलाता है यहाँ पर क्या? लोचिया, अल्वा। नेक्स्ट वन, ऑफ लेबर इंक्लूड्स विच फेजेस इन द करेक्ट ऑर्डर। तो स्टेज फर्स्ट, जो लेबर की फर्स्ट स्टेज होती है, इसमें 3 फेज होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर ऑर्डर पूछा है तो वो होती तो ये तीनों ही हैं, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशन। लेटेंट में क्या होगा? सर्विक्स लेस देन 4 सेंटीमीटर डायलेट होगी। तो फर्स्ट स्टेज होती है ओनली सर्वाइकल डायलेटेशन स्टेज होती है, जिसमें 0 to 10 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट होगा। बट इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में भी फेजेस में होगा, सिक्वेंस बाई सिक्वेंस होगा। पहले आएगी लेटेंट फेज, इसमें 4 सेंटीमीटर से भी कम सर्विक्स का डायलिटेशन होगा। फिर आएगी एक्टिव फेज, एक्टिव फेज में होगा 4 to 7 सेंटीमीटर। लास्ट होती है ट्रांजिशनल फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज, तो वो होती है 7 से 10 सेंटीमीटर, जिसमें सर्विक्स पूरी 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाती है। तो यहाँ पर भी स्टेज फर्स्ट ऑफ लेबर के फेजेस हैं जो लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशन, जो कि 8 से 12 घंटे की होती है। और डिपेंड जो पूरा ड्यूरेशन है मैंने वो बताया है, फर्स्ट स्टेज 8 से 12 घंटे की, लेकिन ये जो प्रीमी होती है उनमें ज़्यादा होगा, जो मल्टी ग्रेविडा होती है उनमें कम होगी। नेक्स्ट वन, द मेन साइन ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के मेन साइन क्या हैं? तो फर्स्ट में तो क्या होता है, सर्विक्स डायलेट होगी। यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया है कि फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू द बर्थ ऑफ द बेबी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टू डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स फ्रॉम बर्थ ऑफ द बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, फिर फुल एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा टू अंटिल 2 आवर ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है तो उसमें क्या होगा, फुल डायलिटेशन से लेके बेबी के एक्सपल्सन तक की स्टेज होगी। क्या? बेबी के जो बाहर आने की स्टेज होगी वो होगी सेकेंड स्टेज। थर्ड में प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होगा। बेबी डिलीवरी से लेके प्लेसेंटा एक्सपल्सन तक की जो स्टेज है वो होगी थर्ड। फर्स्ट में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेके सर्विक्स डायलेट होने तक की स्टेज। लास्ट आती है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। इसमें क्या होगा, प्लेसेंटा का एक्सपल्सन भी हो गया। अब 2 घंटे तक हमें क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है। नेक्स्ट वन, फर्स्ट फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर इज टर्म्ड एज, तो ये कहलाता है क्विकनिंग। क्या है? क्विकनिंग। ब्रैक्सटन एक्स कॉन्ट्रैक्शन को फॉल्स लेबर पेन भी कहते हैं हम। लाइटनिंग को वेलकम साइन भी कहेंगे, जब एक्सीफेस्टर्नम तक जाके जो फंडल हाइट है वो नीचे जाने लगे। नेक्स्ट वन, मार्क्ड सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स।
क्या है, मार्क्ड सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स क्या कहलाएगा, तो ये कहलाता है हैगर साइन। क्या है, हैगर साइन। नेक्स्ट वन, द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक्स प्लेस इन द, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम यहाँ पर क्या है, तो वो है ओविडक्ट। इम्प्लांटेशन पूछे तो यूट्रस कहना है आपको, यदि फर्टिलाइजेशन पूछे तो ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला पार्ट आपको बताना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब इज नोन एज, यदि यूट्राइन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो जाए, फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन क्या कहलाएगा, ऊफेराइटिस, मीजोमेट्राइटिस, पैरामेट्राइटिस या फिर साल्फिंजाइटिस। तो फैलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कहलाता है साल्फिंजाइटिस। नेक्स्ट वन, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 39 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा इन्फ्लामेशन का, लूपस, क्राउ, ब्रोसाइटिस या फिर ट्राइकोमोनास। तो यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, इन्फेक्शन कब देखने को मिलेगा, जब कोई क्या हो जाए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ और अदर केसेस होंगे जिसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है यूरेथ्रा का, तो क्या होगा, लूपस के कारण होगा, क्राउप के कारण होगा कि ट्राइकोमोनास के कारण होगा। तो क्राउप में तो आपको सर्दी जुकाम होगा, और यहाँ पर जो यूरेथ्रा के इन्फ्लामेशन का मेन रीजन होगा वो होगा ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस नाम का बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन, ब्लड एंड डेब्रिस डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस आफ्टर द डिलीवरी इज टर्म्ड एज, तो ब्लड और डेब्रिस डिस्चार्ज हो रहा है यूट्रस से आफ्टर द डिलीवरी, क्या कहलाएगा, पायूरिया, लोचिया, एप्सिस या फिर कोलाज्मा। तो ये कहलाएगा लोचिया। फिर इसके अलग अलग लोचिया, रूब्रा, सिरोसाइन, अल्वा। नेक्स्ट वन, अ कंडीशन इन विच एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज 5 सेंटीमीटर और लेस, ऐसी कंडीशन जिसमें AFI इंडेक्स, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो वर्टिकल पूल है कितना हो जाए, 5 सेंटीमीटर या फिर इससे कम हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोमनियोस, पॉलीहाइड्रोमनियोस, स्पाइना बाइफिडा या फिर एन्सेफेलाइटिस। तो एमनियोटिक फ्लूइड का इंडेक्स यदि 5 सेंटीमीटर से कम होता है तो ये कहलाएगा ओलिगोहाइड्रोमनियोस, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो कहलाएगा पॉलीहाइड्रोमनियोस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द कांस्टेंट फेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज, तो कांस्टेंट फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सी कहलाएगी, ओव्यूलेशन, ल्यूटियल, मेंस्ट्रुअल या फिर प्रोलिफेरेटिव फेज। तो कांस्टेंट फेज कहलाती है कौन सी फेज, ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल की कांस्टेंट फेज कौन सी है, ल्यूटियल फेज। नेक्स्ट वन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द फीटल सर्कुलेशन बाय अम्बिलिकल वेन थ्रू द, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है फीटल सर्कुलेशन में सबको पता है अम्बिलिकल वेन से होगा, लेकिन ये अम्बिलिकल वेन भी कहाँ से ब्लड को ट्रांसफर करेगी, इंट्राहेपेटिक वेन से, इंट्राहेपेटिक आर्टरी से, डक्टस वीनोसिस से या फिर डक्टस आर्टरियोसिस से। तो जो सर्कुलेशन हो रहा है बाय अम्बिलिकल वेन के कहाँ से होगा डक्टस वीनोसस से, कहाँ से, डक्टस वीनोसस। नेक्स्ट वन, फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट का मतलब क्या होगा, एक्रोफोबिया, एल्गोफोबिया, अगोराफोबिया या फिर गैमोफोबिया। तो किसी किसी को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, किसी किसी को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्रोफोबिया। क्या कहलाएगा, एक्रोफोबिया। और किसी किसी को एल्गोफोबिया का मतलब होगा कि बिना किसी भी चीज़ के एक अजीब तरीके का आपको डर लगना, तो वो कहलाता है एल्गोफोबिया। गैमोफोबिया का मतलब होगा शादी से डर लगना। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया है, तो डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन रीजन कौन सा, डिप्रेशन, मैनिया, अल्जाइमर्स या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मोस्ट कॉमन कॉज है डिमेंशिया का, वो है अल्जाइमर्स डिसीज। कौन सा है, अल्जाइमर्स डिसीज। नेक्स्ट वन, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ इज कॉल्ड एज, तो फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ क्या है, इल्यूजन है, डिल्यूजन है, परसेप्शन है, फिर हेलुसिनेशन। इन तीनों के एक एक क्वेश्चन आए हैं, इल्यूजन भी आया, डिल्यूजन भी आया, हेलुसिनेशन भी आया है। तो फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ कहलाएगा क्या, डिल्यूजन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर इन सुसाइड, तो सुसाइड के लिए मोस्ट कॉमनली कौन सा मेंटल डिसऑर्डर रिस्पॉन्सिबल होगा, मैनिया, एल्कोहल डिपेंडेंसी, डिप्रेशन या फिर सीजोफेनिया। तो कभी भी आपने मैनिया के पेशेंट को सुसाइड करते नहीं देखा होगा। जनरली ये सुसाइड करने का काम वही लोग करते हैं ज़िंदगी से हताश हो जाते हैं, और ये काम कौन करते हैं, जो लोग डिप्रेस्ड होंगे, हेल्पलेस होंगे, होपलेस होंगे, जिनको कोई भी उम्मीद की किरण नहीं दिखती है, तो वो करेंगे ये काम।
तो सुसाइड के जो मेंटल डिसऑर्डर वाले जो केस यदि पूछते हैं तो वो होगा डिप्रेशन। नेक्स्ट वन, हेल्यूसिनेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ, तो हेल्यूसिनेशन किस टाइप का डिसऑर्डर है? थॉट, परसेप्शन, कॉन्शियसनेस या फिर बिहेवियर, तो ये परसेप्शंस। नेक्स्ट वन, इनवॉलेंट्री रिपीटेशन और इमिटेशन ऑफ अनदर पर्सनस एक्शन इज नोन एज, यदि आप हाथ हिला रहे हैं तो आपके सामने वाला भी आपको देख के उसको सेम वैसे ही हाथ हिलाने का काम कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? इकोपैरेक्सिया, इकोलेलिया, फोबिया, फिर फ्लडिंग, तो ये कहलाएगा इकोपैरेक्सिया, क्योंकि आप जो मूवमेंट कर रहे हैं उनको क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, इमिटेट कर रहा है, नकल कर रहा है, वो इकोपैरेक्सिया। लेकिन आप जो चीज़ बोलते हैं उसी की बोलने की नकल करते हैं, वर्बल की, वो कहलाएगा इकोलेलिया। नेक्स्ट वन, फियर ऑफ इनक्लोज्ड स्पेस इज टर्म्ड एज, तो इनक्लोज्ड स्पेस में बंद जगह में डर लगना कहलाता है क्या? क्लस्ट्रोफोबिया। जूफोबिया का मतलब होगा एनिमल से डर लगना, एल्गो और एक्रो हमने जस्ट अभी पढ़ा। नेक्स्ट वन, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ईसीटी इज, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी किसमें नहीं दी जाएगी? मेनिया के पेशेंट में, डिप्रेशन में, या फिर जिनका आईसीपी बढ़ा हुआ है, या फिर डायबिटीज़ में। तो यहाँ पर किस पर्सन में है जो ईसीटी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन मानी जाएगी? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा जिनका आईसीपी बढ़ा हुआ हो, उनको हम क्या कर सकते हैं? ईसीटी नहीं दे सकते हैं, बाकी सबको दे सकते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मूड डिसऑर्डर, तो मूड डिसऑर्डर के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? लिथियम। क्या है? लिथियम। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग रिपीटेटिव रिचुअल्स और मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ, तो बार बार ऐसा कुछ काम करना, गेट लगाना, बार बार जाके आपके मन में लग रहा है कि गेट नहीं लगे, खुले हैं, बार बार जाके हैंड वॉश करना, तो ये सब क्या है? एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, ओसीडी है, या फिर स्ट्रेस है। तो ये कहलाएगा ड्यूरिंग रिपीटेटिव रिचुअल्स और मूवमेंट्स, ये क्या कहलाएगा? ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन, व्हेन इज द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हर साल कब? 10 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच इज़ द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ सीजोफेनिया, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना कि सीजोफेनिया का सबसे डेंजर टाइप क्या है? सिंपल सीजोफेनिया, हैप्रीफेनिक, पैरानॉइड, या फिर कैटाटोनिक। क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन अपडेट नहीं हो रहा था, मैंने वहाँ पे अपडेट किया था, लेकिन इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देना कि आपका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। विच इज़ नॉट अ क्लिनिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन, तो इनमें से डिप्रेशन का फीचर कौन सा नहीं है? इंक्रीज्ड एक्टिविटी, डिक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ स्पीच, पॉवर्टी ऑफ आइडिया, या फिर सैडनेस ऑफ मूड। तो क्लिनिकल फीचर नहीं है डिप्रेशन का, वो होगा इंक्रीज्ड एक्टिविटी। कभी भी डिप्रेशन के मरीज को आपने, सॉरी यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज्ड एक्टिविटी, क्योंकि कभी भी जो डिप्रेशन का मरीज होगा, पेशेंट होगा, उसमें आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा काम करते हुए आपने उसको नहीं देखा होगा, वो बहुत कम बोलेगा, उसमें आइडियाज़ भी नहीं होंगे, हमेशा मुंह बना के बैठा रहेगा। नेक्स्ट वन, विच वन इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ न्यूरोसिस, तो न्यूरोसिस में सबसे कॉमनली क्या देखने को मिलेगा? फियर, एंजाइटी, स्टूपर, या फिर डिल्यूजन। न्यूरोसिस का जो पेशेंट आपको सबसे कॉमनली देखने को मिलेगी क्या? एंजाइटी। क्या होगी? एंजाइटी। नेक्स्ट वन, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विथ नो बायसेस इन रियलिटी इज नोन एज, क्या कहलाएगा? फॉल्स सेंसरी परसेप्शन, जिसमें कोई रियलिटी नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन, एल्यूजन, या फिर थॉट इंसर्शन, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हेल्यूसिनेशन, जिसमें कोई रियलिटी ही नहीं है। क्या कहलाएगा? हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? नॉलेज होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म, ट्रस्ट, या फिर मोटिवेशन। तो यहाँ पर आपका जो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप है हमेशा ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। आप जिसको जो भी नॉलेज शेयर कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? आप दोनों के बीच में एक तो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, और वो कब रहेगा? जब आप एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे तब। नेक्स्ट वन, नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द लॉस ऑफ अ लव्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड,
तो यदि किसी का किसी प्यारे का, मान लीजिए किसी की गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, कोई एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो वो सब चीज़ें नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में ये चीज़ होती है। तो ये क्या कहलाएगा? लो मूड, सैडनेस, डिप्रेशन या फिर ग्रीफ। तो ये सिचुएशन कहलाती है क्या? ग्रीफ। फिर इसकी कुबलर-रॉस के अकॉर्डिंग पूरी 5 स्टेज होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर द मेथड यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन इनटू अ ईयर इज कॉल्ड। मेडिकेशन एडमिनिस्टर की जाती हैं जब ईयर में, तो हम इसको कान में मेडिसिन डालते हैं या फिर आइज में, तो इसको क्या कहेंगे? तो हम इसको कहते हैं इंस्टलेशन। क्या कहेंगे? इंस्टलेशन। नेक्स्ट वन, नी चेस्ट पोजीशन इज ऑल्सो नोन एज। नी चेस्ट पोजीशन को हम और क्या कहेंगे? लेफ्ट लेटरल, लिथोटोमी, जेनाइटोपेक्टोरल या फिर फॉलोअर्स पोजीशन। तो नी चेस्ट पोजीशन कहलाती है जेन्यूपेक्टोरल पोजीशन। नेक्स्ट वन, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए टर्म यूज़ किया है क्या? एनोरेक्सिया, एफासिया, पॉलीफेजिया या फिर ओलिगोफेजिया। तो लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए जो टर्म यूज़ है यहाँ पर वो क्या है? एनोरेक्सिया, भूख ना लगना। नेक्स्ट है यहाँ पर एज इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्री ऑपरेटिव पेशेंट टू प्रिवेंट। तो हमेशा जब भी कोई सर्जरी होती है, कुछ भी होता है, तो पेशेंट से या फिर उसके रिलेटिव से कॉन्सेंट पे साइन करवाए जाते हैं। तो ये क्यों करवाए जाते हैं? कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए, एनी फॉल से या फिर लीगल इम्प्लीकेशंस के लिए। तो ये सब किया जाता है लीगल इम्प्लीकेशंस के लिए कि आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर्स की इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, आप अपनी मर्जी से सब चीज़ें करवा रहे हैं। तो ये क्या है? लीगल कॉन्सेंट, लीगल बाद में कुछ भी लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं तो उससे बचने के लिए। नेक्स्ट वन, एन इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड अगेंस्ट अ पेशेंट चेस्ट टू हियर बोथ चेस्ट एंड हार्ट साउंड। तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे पेशेंट का चेस्ट और हार्ट में लंग्स हम सबको चेक कर सकते हैं। तो ये क्या है? स्टेटोस्कोप, ऑटोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर या फिर टेलीस्कोप। तो ये कहलाएगा आपका क्या? स्टेटोस्कोप। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ PRN। PRN का मतलब यहाँ पर क्या है? व्हेन एडवाइस, इमीडिएटली, व्हेन नीडेड या फिर नाउ। PRN जो एब्रीविएशन है, क्या है? PRN एब्रीविएशन है, तो इसका मतलब क्या है? PRN का मतलब यहाँ पर है व्हेन एडवाइज, इमीडिएटली या फिर व्हेन नीडेड। तो यहाँ पर कि जब जरूरी हो, क्या है? व्हेन नीडेड। नेक्स्ट वन, व्हाट शुड द नर्स रीड केयरफुली इन द ड्रग ऑर्डर टू गिव सेफ मेडिसिन। यदि आपको ड्रग एडमिनिस्टर करनी है तो आप क्या चीज़ें प्रॉपरली रीड आउट करेंगे? ड्रग एंड पेशेंट नेम, ड्रग डोज एंड रूट, ड्रग एंड सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये आपको सभी चीज़ें क्या करना है? चेक करनी है बिफोर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के, कि पेशेंट सही है, जो मेडिसिन दी गई वो सही है, रूट सही लिखा है या नहीं, या और डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किए तो वहाँ उसने साइन किए हैं या नहीं, अदरवाइज आप पर ही पूरा नंबर फोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे केस में आपको ये सब चीज़ें चेक करना है। नेक्स्ट वन, द एक्टिविटी दैट इज़ नॉट रिकॉर्डेड बाय पल्स ऑक्सीमीटर। तो पल्स ऑक्सीमीटर में आपकी पल्स चेक होगी, ऑक्सीजन का लेवल चेक होगा, SpO2 चेक होगा। ECG चेंजेस यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन, कोलैप्सिंग पल्स इज नोन एज। कोलैप्सिंग पल्स को हम क्या कहेंगे? बाइजेमिनल, पल्सस अलार्मेंस, वाटर हैमर पल्स या फिर बाउंडिंग पल्स। कोलैप्सिंग पल्स को कहेंगे हम क्या? वाटर हैमर पल्स। क्या कहलाएगी? वाटर हैमर पल्स। नेक्स्ट वन, द बेस्ट मेथड फॉर असेसिंग इन अ रेस्पिरेशन इन अ रिस्पॉन्सिव पर्सन इज। तो यदि आप रेस्पिरेशन चेक करना है तो बेस्ट मेथड कौन सी होगी? पुट हैंड इन फ्रंट ऑफ नोज, लुक, लिसन एंड फील, पुट द हैंड ऑफ द चेस्ट, एफ नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बेस्ट मेथड तो यदि रेस्पिरेशन चेक करने के लिए हो रही है तो वो होती लुक, लिसन एंड फील। क्या है? देखो, सुनो और उसको फील करो। लुक, लिसन एंड फील है क्या है? बेस्ट मेथड होगी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्रीविएशन ऑफ ड्रॉप्स। तो ड्रॉप्स के लिए क्या एब्रीविएशन यूज़ किया जाएगा? DP, DR, GTT या फिर GTTS। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था उत्तराखंड CHO में। एब्रीविएशन 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, इस बार भी आए हैं। तो ड्रॉप्स के लिए जो यूज़ किया जाता है एब्रीविएशन वो होता है GTT। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पर, द नर्स इज ऑर्डर टू एडमिनिस्टर एम्पिसिलिन TIP PO। द नर्स शुड गिवन द मेडिकेशन। तो PO का मतलब होगा ओरली।
अब यहाँ पर कौन सी जो एम्पिसिलिन दी है TIP का मतलब क्या है, तो वो है 3 times a day orally। क्या है? 3 times a day orally। नेक्स्ट वन, What should be done in order to prevent contaminating of the environment and bed making। तो जब आप बेड मेकिंग कर रहे हैं तो आजू बाजू में जो बेड मेकिंग का इन्फेक्शन है वो नहीं फैलाना है आपको, तो क्या करेंगे आप? अवॉइड फैनिंग सॉइल लिनेन, स्ट्रिप ऑल लिनेन एट द सेम टाइम, फिनिश्ड बोथ साइड एट द फर्स्ट टाइम, एम्बेरेस्ड सॉइल लिनेन। तो ऐसे केस में आपको क्या नहीं करना है जिससे आप कंटामिनेशन को करना है जिससे कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर सकें। तो आपको पंखा चला रहे हैं आप बेडशीट, जब आप बेड मेकिंग करते हैं तो बेडशीट उठा के झड़ाने का काम, अच्छा जोर जोर से फटकारने का काम नहीं करना है, अदरवाइज तो भी इन्फेक्शन है वो पूरे में फैलना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर फैनिंग सॉइल लिनेन, अवॉइड फैनिंग सॉइल लिनेन हमें करना है जिससे हम कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इन्वॉल्व द सेंस ऑफ साइट। तो सेंस ऑफ साइट चेक करने के लिए कौन सी टेक्निक हम अपनाएंगे? इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन या फिर ऑस्कल्टेशन। तो वो क्या होगी? इंस्पेक्शन। नेक्स्ट वन, द बेस्ट पोजीशन फॉर एग्जामिनिंग द रेक्टम। तो रेक्टम को चेक करने के लिए कौन सी पोजीशन बेस्ट होगी? प्रॉन, सिम्स, नी चेस्ट या फिर लिथोटॉमी। तो पोजीशन होगी कौन सी पोजीशन? सिम्स पोजीशन। जो रेक्टम विजुअलाइजेशन कर रहा है या फिर रेक्टम का एग्जामिनेशन करना है तो पोजीशन कौन सी बेस्ट होगी? सिम्स पोजीशन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्सेस रोल इन द हेल्थ प्रमोशन। तो हेल्थ प्रमोशन में एक नर्स का क्या रोल होगा? हेल्थ रिस्क अप्रेजल, टीच क्लाइंट टू द इफेक्टिव हेल्थ कंज्यूमर, वर्क साइट बैलेंस या फिर नन ऑफ द अबव। तो हेल्थ प्रमोशन में एक नर्स अपनी ऐसी भूमिका निभाएगी कि जो क्लाइंट को आप चीज़ें बता रही हो क्या वो सही, सॉलिड, नॉलेजेबल हो। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पैरामीटर ऑफ ग्लासगो कॉमा स्केल। तो ग्लासगो कॉमा स्केल का पैरामीटर कौन सा नहीं है? आई ओपनिंग है यहाँ पर, वर्बल रिस्पॉन्स है, मोटार रिस्पॉन्स है, लेकिन प्यूपिलरी रिस्पॉन्स GCS का पैरामीटर नहीं है क्योंकि कॉन्शियसनेस लेवल को चेक करने के लिए स्केल यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन, विच क्रेनियल नर्व इज अफेक्टेड इन बेल्स पाल्सी। तो बेल्स पाल्सी में जो क्रेनियल नर्व अफेक्ट होती है वो कौन सी है? ऑप्टिक, वेगस, फेशियल या फिर ऑल्फैक्टरी। तो जो बेल्स पाल्सी है क्या है? बेल्स पाल्सी है, तो इसमें कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व अफेक्ट होगी? तो वो होती है फेशियल क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्ली साइन ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो वो होता है ड्रोलिंग आईलिड्स, टोसिस, आंखों से पानी आते रहना, ये सब क्या है? माइस्थेनिया ग्रेविस के अर्ली साइन है। नेक्स्ट वन, मेल क्लाइंट इज हैविंग अ टॉनिक क्लॉनिक सीजर। यदि किसी मेल क्लाइंट को टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आते हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? रिस्ट्रेन द आर्म्स एंड लेग्स, हाथ पैर बांध दो, एलिवेट द हेड, प्लेस अ टंग ब्लेड इन द माउथ और टेक मेजर्स टू प्रिवेंट इंजरी। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? तो ऐसे केस में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि आप इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए जो भी उसके आसपास धारदार हथियार या फिर कुछ भी आइटम हो उसको दूर रख दें। नेक्स्ट वन, एथलीट्स फूट इज कॉज्ड बाय। तो एथलीट्स फूट किसके कारण होते हैं? तो ये होते हैं जनरली फंगल इन्फेक्शन के कारण। नेक्स्ट वन, सार्स स्टैंड फॉर। तो सार्स का फुल फॉर्म पूछा था तो ये सबको पता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स। तो एड्स के लिए कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट यूज़ किया जाता है वो कौन सा है? एलिजा से हम चेक कर सकते हैं लेकिन कंफर्म नहीं होगा कि ये है या नहीं। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, एलिजा, VDRL या फिर सिक टेस्ट। तो VDRL तो सिफिलिस को डायग्नोस करने में करते हैं हम यूज, सिक टेस्ट करते हैं डिप्थीरिया के लिए, एलिजा यूज़ करते हैं चेक करने के लिए एड्स और कुछ अदर वायरल डिसीज़ के लिए। लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट पूछते हैं तो आपको कहना है वेस्टर्न ब्लॉट इंक टेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट वन, इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन कहलाता है ओटाइटिस मीडिया। क्या है? ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। तो जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन क्या होगा? रेनाइटिस, फ्लेबाइटिस, सिस्टाइटिस या फिर अर्थराइटिस। तो जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन कहलाएगा अर्थराइटिस। नेक्स्ट वन, वीजिंग साउंड इन अस्थमिक पेशेंट इज ड्यू टू। तो जो अस्थमा के मरीज होते हैं उनमें वीजिंग साउंड एक क्लासिकल साइन माना जाता है, सीटी जैसे बजती हैं जब सांस लेंगे छोड़ेंगे। तो वो क्या है? टैकिपनिया और टैकिकार्डिया के कारण है।
यूज ऑफ एसेसरी मसल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इंक्रीज थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी सीक्रेशन, या फिर मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू नैरोइड एयरवे। तो अस्थमा के पेशेंट में क्या होता है, स्पाज्म देखने को मिलेगा, ब्रोंकियल स्पाज्म है जो देखने को मिलेगा, पूरी ब्रोंकाई है जो सिकुड़ी हुई रहेगी। अब उसके कारण जो एयर का एक्सचेंज होगा, मूवमेंट होगा, जिसके कारण साउंड आएगा वो क्या होगा, व्हीजिंग साउंड। मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू द नैरोइड एयरवे, जो सक्रिय और जो नैरो एयरवे है, ब्रोंकाई है, वहाँ से सांस जो आप मूवमेंट होगा एयर का, जिसके कारण कैसा साउंड सुनाई देगा, सीटी बजने जैसा, व्हीजिंग साउंड। नेक्स्ट वन, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक हो गया 120, माइनस कर दो डायस्टोलिक तो 80, तो जो निकल के आएगा वो होता है 40 आएगा, 40 वो क्या कहलाता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पल्स प्रेशर। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी कैसे फैलेगा, पेरेंट्रल रूट से, डायरेक्ट, फीकल या फिर ड्रॉपलेट। तो हेपेटाइटिस बी फैलता है पेरेंट्रल रूट से। किससे, पेरेंट्रल मतलब निडल प्रिक हो जाए, आईवी जो आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उससे। तो हेपेटाइटिस बी कैसे होगा, पेरेंट्रल रूट से। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, ग्लिन-वेयर सिंड्रोम इज अ डिसीज ऑफ। तो ग्लिन-वेयर सिंड्रोम डिसीज एक ऑटो इम्यून डिसीज है जिसमें अपनी खुद की पेरिफेरल नर्व को डैमेज करने का काम करेगी। नेक्स्ट वन, फीवर, हेडेक एंड स्टिफ नेक आर द क्लासिकल सिम्टम ऑफ। तो फीवर हो गया, हेडेक हो गया, स्टिफ नेक हो गया, ये सब क्लासिकल सिम्टम्स हैं किसके, मेनिंजाइटिस के, हाइड्रोसेफेलस के, मेनिंगोसील के, या फिर पार्किंसंस के। तो फीवर, हेडेक, स्टिफ नेक, ब्रुजिन्स्की, ये सब क्या है, ये हैं क्लासिकल सिम्टम्स किसके, मेनिंजाइटिस के। जो लेयर है स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ब्रेन की, कवरिंग लेयर मेनिंजस, उसमें होने वाले इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन के। नेक्स्ट है, प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी। यदि एयर जमा हो जाए प्लूरल कैविटी में तो क्या कहेंगे हम उसको, एम्पायमा, हीमोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स। तो हम कहेंगे क्या, न्यूमोथोरेक्स। फ्लूड हो जाए तो ब्लड हो जाए तो हीमो, और जो फ्लूड हो जाए तो हाइड्रो, और एयर भर जाए तो वो होगा न्यूमोथोरेक्स। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट वेरिसेला जूस्टर वायरस। नेक्स्ट वन, ब्लड इन द स्पूटम। ब्लड इन द स्पूटम क्या कहलाएगा, हेमेच्यूरिया, मेलेना, हेमोप्टाइसिस या फिर हेमेटेमेसिस। तो यदि वॉमिटिंग में कहें तो हेमेटेमेसिस, स्पूटम में, फ्लेगम में कहा है तो हेमोप्टाइसिस, हेमेच्यूरिया का मतलब यूरिन में ब्लड आना, मेलेना का मतलब स्टूल में ब्लड का आना, इसको हेमेटोचेजिया भी कहेंगे। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ बर्न इन पेनलेस। पेनलेस मतलब दर्द नहीं होगा, कौन से टाइप में, सबसे ज़्यादा दर्द होता है सेकंड डिग्री बर्न में, थर्ड डिग्री में कुछ भी पेन नहीं हो, क्योंकि अब यहाँ पर नर्व बोन सब क्या हो जाएंगी, जल जाती हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, एग्जाम्पल फॉर एन ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। तो डायरेटिक्स ऑस्मोटिक कौन सी है, पैरासीटामोल, डेरिफाइलिन, रिफाम्सिन या फिर मैनिटोल। तो ऑस्मोटिक डायरेक्ट कौन सी है यहाँ पर, मैनिटोल। यदि आईसीपी बड़ा होता है तब ये ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर एग्जाम में आपको आती है। नेक्स्ट वन, द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिसीज विद इन अ जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज। तो ये क्या कहलाएगा, एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक या फिर आउटब्रेक। तो ये कहलाएगी एंडेमिक डिसीज, क्या होगी, एंडेमिक डिसीज। नेक्स्ट वन, इन्फेक्शियस डिसीज विच ट्रांसमिट फ्रॉम मदर टू फीटस इज नोन एज। ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज जो माँ से बेबी को, फीटस को ट्रांसमिट हो जाए, क्या कहलाएगी, एयरबॉर्न, फॉमिट, वर्टिकल या फिर ड्रॉपलेट। तो ये कहलाता है वर्टिकल ट्रांसमिशन, माँ से बच्चे में जो डिसीज ट्रांसफर हो जाए वो कहलाता है वर्टिकल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपी यूज्ड फॉर लेप्रोसी। तो लेप्रोसी के लिए कौन सी थेरेपी यूज होती है, डॉट्स होती है टीबी में, फोटोथेरेपी होती है जॉइंडिस को ट्रीट करने के लिए, कीमोथेरेपी होती है कैंसर के लिए, लेप्रोसी के लिए होती है एमडीटी थेरेपी और मल्टी ड्रग थेरेपी। लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड। तो एड्स डे हम हर साल मनाते हैं 1 दिसंबर को। तो ये था ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर CHO का। तो जो लोग पेपर दे के आए होंगे तो उन्होंने अपनी आंसर की मैच कर ली होगी, चेक कर ली होगी कितने सही करके आए। और भी आपके कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।